नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए आवश्यक है, बल्कि जितने भी स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम हो या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, साथ ही साथ जितने भी आपके फोर्सेस के एग्जाम हैं, टीचिंग एग्जाम है, आज जितने भी वो एग्जाम हैं जिनमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके न केवल ये फैक्चुअल चीज़ों को आपको कवर कराता है, बल्कि उनके पीछे कॉन्सेप्ट भी कवर करता है। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश करता है कि इस समय वो चर्चा में क्यों है और इनके पीछे उनके क्या निहितार्थ हैं। तो इसी तरीके के करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आप लगे रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। ऐसे यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। इसके अलावा यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ करने में आप हमारी मदद करिए। आप अपने रिलेटिव के साथ, अपने नियर वंस के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे ना केवल वो फ्री एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ले सकें, बल्कि हमारा ये प्लेटफॉर्म भी ग्रोथ करे और साथ ही साथ ऐसे लोग भी इसमें फ़ायदा ले सकेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो नहीं करते हैं, बल्कि जानना चाहते हैं कि देश दुनिया में, समाज में चल क्या रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि जब वो इन चीज़ों को जान पाएंगे तो क्या करेंगे, जो भी फैक्ट जब किसी आपकी बातों में आते हैं तो आपको ना केवल बातों में आपके फैक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, साथ ही साथ ऐसा होता है कि आप अपनी जो भी बात सामने रखते हैं तो सामने वाला उसको अच्छे से समझता है, देखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। उसको शुरू करने से पहले हम अगर आप अपने पृथ्वी के इस क्षेत्र को देखें तो इसमें आपको बता दें कि पृथ्वी को क्या किया गया है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और पोल। ठीक है, ऐसा ही उत्तरी साइड में और ऐसा ही दक्षिणी साइड में अगर बात की जाए तो दोनों साइड में क्या कर रखा है, पृथ्वी को कुछ सेल्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना, जो जब आप बात करते हैं, आप 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में बात करते हैं, चाहे वो उत्तर या नॉर्थ या फिर दक्षिण हो, तो वहाँ पे क्या होती है, पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही होती हैं और 30 से 60 के बीच में क्या चल रहा होता है, पश्चिमी जो पवनें चल रही होती हैं, और ऐसे ही जो ध्रुवीय पूर्वी पवनें होती हैं वो पूर्व तरफ चल रही होती हैं। ध्यान रखना कि 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण की तरफ क्या होता है, पूर्व से पश्चिम तरफ व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो इस कोशिका को हेडली सेल कहा जाता है। ऐसे ही जो 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण या फिर 30 डिग्री दक्षिण से लेकर 60 डिग्री दक्षिण तक, माफ करिएगा मैंने ऊपर बोला है 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ और या फिर 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ के बीच में चलने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ पवनें होती हैं, उनसे द्वारा जो निर्मित कोशिका होती है उसे बोलते हैं फेरल सेल बोलते हैं। और 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ या फिर 60 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो ध्रुवीय पूर्वी पवनें चलती हैं, उस सेल को बोला जाता है पोलर सेल। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, आज एक टॉपिक है, तब वहां पे आपको जब समझेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा आपको पूर्वी पवनें जो चलती हैं उससे पीछे क्या रीजन है। तो आइए पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या। हाल ही में राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन अर्थात नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये घोषणा की गई है कि प्रशांत महासागर में ला लीना की स्थिति फिर से विकसित हो गई है। ला लीना एक क्या है, एक भौगोलिक परिघटना है। बीच बीच में अल नीनो दक्षिणी दोलन, जिसको ENSO की बोला जाता है, जिसमें ला लीना और अल नीनो दोनों शामिल हैं, इनको मिलकर बोला जाता है आप क्या, अल नीनो दक्षिणी दोलन की तटस्थ स्थिति के साथ ला लीना परिघटनाओं का लगातार विकास कोई असामान्य बात नहीं है और स्थिति को अब डबल डिप के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये डबल डिप माना जाता है ला लीना और अल नीनो के कंबाइंड रूप को, और इसको बोला जाता है अल नीनो दक्षिणी दोलन। इसके बारे में आज बात करेंगे। पाकिस्तान जो देश है उसको वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF बोला जाता है, उसके द्वारा एक नई लिस्ट जारी की गई है। तो उन्हें पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो आप देखें ग्रे लिस्ट होती क्या है। इस सूची से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, पाकिस्तान को दोबारा ये दिखाना होगा कि भारत द्वारा जो मोस्ट वांटेड हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के नेतृत्व वाले समूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान को। जब वो कार्रवाई जारी रखेगी तो वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाएगी। भारत सरकार ने उड़ान पहल के योगदान को मानते हुए 31 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो क्योंकि अभी ये घोषणा हुई है 2021 को, तो ध्यान रखना अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है, उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक, इसको किस के आधार पर उड़ान दिवस जो मनाया जा रहा है उसको किस रूप में, किस उसका जो दिवस है वो किस तारीख को निर्धारित किया गया है, वो किया गया है 21 अक्टूबर को। क्योंकि 21 अक्टूबर को उड़ान योजना के दस्तावेज पहली बार जारी किए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, तो इसलिए उन्होंने 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की
जो अभी हाल ही में नवीनतम रिपोर्ट आई है, उत्पादन अंतराल रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कहा जाता है, इससे ये पता चला है कि भारत सहित जितने शीर्ष जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश हैं, उन्हें 15 देशों में वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी ये देश तैयार नहीं है। पेरिस समझौते के माध्यम से जो वैश्विक भूमंडलीय मतलब वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको पूर्व औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास किया जा रहा है, और अभी देश इनमें कामयाब नहीं हुए हैं। हाल ही में हुआ क्या है कि मेघालय की चूना पत्थर से निर्मित मासमई जो गुफा है, उसमें जियोरिसा मासमई इंसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति को अंतिम बार 170 साल पहले देखा गया था, तो ध्यान रखना। तो क्योंकि यहाँ पे ये खोज हुई है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मासमई गुफा किस राज्य के अंदर स्थित है, तो वो है मेघालय के अंदर। रूस के जो इस टाइम कैद में है विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी को हाल ही में यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है कौन? उसका नाम है सखारोव पुरस्कार, और ये किसको दिया गया है? जो रसिया में एक विपक्ष के इस टाइम नेता हैं, जो यानी कि जो पुतिन सरकार उनके विपक्ष में नेता है एलेक्सी नवल्नी, जिनको जेल के अंदर बंद किया गया है, कैद रखा गया है, उनको ये दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे दुधारू जितने पशु होते हैं उनमें होने वाले थैलेला रोग के बारे में। इस थैलेला रोग को इंग्लिश में बोवाइन मेस्टाइटिस कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। इससे दूध की गुणवत्ता में गिरावट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कृषि उत्पादकता पर असर पड़ता है, और आय सृजन जो करता है डेयरी के द्वारा, उसकी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक के बारे में जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 1 से लिंक है, और टॉपिक है ला लीना के बारे में। अगर ये आपसे क्वेश्चन कहीं पे आ जाता है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आज जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, तो ध्यान रखिएगा भूभौतिकी घटना है ये ला लीना, एक जलवायु से संबंधित, और इसका भौगोलिक विशेषता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो अल नीनो ला लीना के बारे में जानने से पहले उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अल नीनो और ला लीना जो दोनों घटनाएं हैं, इसको सामूहिक रूप से अल नीनो दक्षिणी दोलन या अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के चक्र का ये हिस्सा है। वर्ष 2020 में अगस्त महीने के दौरान ला लीना की स्थिति विकसित हुई है, और फिर अप्रैल 2021 में अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की स्थिति के वापस विकसित होने पर ये समाप्त हो गई। ध्यान रखना, ये अल्टरनेटिव स्थितियां होती हैं, पहले ला लीना होगा, फिर अल नीनो होगा, फिर अल नीनो होगा, ला लीना होगा, ये आपस में काउंटर करते रहते हैं। दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक रहने वाली आगामी सर्दियों के मौसम में ला लीना प्रघटना दोबारा होने की 87% संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो अब क्योंकि हम बार बार नाम ले रहे हैं कि अल नीनो ला लीना, तो देखते हैं कि अल नीनो या ला लीना है क्या। तो अल नीनो या ला लीना क्या है? प्रशांत महासागर है, जिसको उष्णकटिबंधीय जो प्रशांत महासागर है उसमें होने वाली 2 प्राकृतिक जलवायु घटनाएं हैं, और ये घटनाएं इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि ये संपूर्ण विश्व की जो मौसमी स्थितियां हैं उनको प्रभावित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो अगर अल नीनो की बात की जाए, तो अल नीनो जो घटना होती है उसके दौरान होता क्या है, जो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है उसके मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में वहां के सतह का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक ध्यान रखना कि अल नीनो प्रघटना जो होती है, अल नीनो जब होगा तो वहां के क्या होगा, पूर्वी प्रशांत महासागर सतह क्या होगी, गर्म होगी। जब वो गर्म होगी तो वहां पे टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाएगा, हवाएं ऊपर उठ के जाएंगी, वहां पे बहुत सारी बारिश होगी। जबकि ला लीना की स्थिति में पूर्व प्रशांत महासागर का जो सतही तापमान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखना, अल नीनो में टेम्परेचर बढ़ता है और ला लीना में क्या होता है, टेम्परेचर नीचे आ जाता है। संयुक्त रूप से इन दोनों घटनाओं को अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के नाम से या दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। तो अगर देखें अल नीनो प्रघटना की उत्पत्ति संबंधी कारण क्या है, तो आपको बताना चाहिए। अल नीनो में क्या होता है, जो प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है मध्य, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें होता क्या है, अल नीनो की स्थिति जलवायु प्रतिरूप में कोई विसंगति होने पर निर्भर होती है, यानी जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें अगर कोई चेंजमेंट आते हैं तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे अल नीनो घटना होगी। इस टाइम होता क्या है, जो पश्चिमी ओर होने वाली जो व्यापारिक हवाएं हैं वो भूमध्य रेखा के पास आकर, अब बताना चाहिए, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर ही, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में जो हवाएं चलती हैं वो पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं, और विश्व रेखा में आकर आपस में आकर मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनकी मिलने की जो ताकत है वो क्या छेड़ हो जाती है, जिससे क्या होता है, वायु दाब में परिवर्तन होता है, और सतही जल पूर्व दिशा से उत्तर दक्षिणी अमेरिकी तट पर क्या होता है, उसकी तरफ बहने लगता है, उत्तर और दक्षिणी तरफ। जिससे होता क्या है, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में 6 महीने से अधिक समय तक तापमान अधिक रहता है, और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, अल नीनो की स्थिति पैदा हो जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये हवाएं व्यापारिक पवनें ऐसे चल रही होती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे चल रही होती हैं, और अपने साथ क्या ले जाती हैं, ये सतह का पानी ले जाती हैं। तो ऊपर जो गर्म पानी होता है वो कहाँ हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट या उत्तरी तट पे क्या हो जाता है, वहां पर ना केवल यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता है बल्कि उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब यहाँ पे नीचे समुद्र से नीचे वाला पानी ऊपर आता है तो ठंडा होता है। तो ठंडा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर
टेम्परेचर जब ठंडा होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि वायुदाब अधिक होगा, और वायुदाब जब अधिक होगा तो यहाँ वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है, ये सामान्य घटना है। लेकिन जब अल नीनो टाइम आता है तो होता क्या है, जो यहाँ पे पूरी व्यापारिक प्रॉब्लम चल रही होती हैं, अब इनकी क्या हो जाती है सघनता, मतलब यहाँ पे इनकी जो स्थिति वो थोड़ी कमजोर होती है। इससे क्या होता है, भूमध्य रेखा पे ये पानी को बहाव उधर नहीं ले जा पाती हैं पश्चिम की तरफ। इससे क्या होता है, ये पानी लगभग यहीं पे जमा रहता है, और यहाँ पे फिर क्या होता है कि ऊपर से जो पानी इस साइड में जो ऊपर लेवल था वो भी इधर आने लगता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा होता है, जिससे क्या होता है गर्म पानी की वजह से यहाँ पे क्या होता है वायुदाब कम हो जाता है, और वायुदाब कम होने से क्या होता है गर्म पानी ऊपर होता है। तो संवहनी वर्षा के द्वारा यहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है। कहाँ पे, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, इसके तरफ बारिश होती है। इस घटना को बोलते हैं अल नीनो घटना। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके जस्ट अपोजिट लालीना, क्योंकि टेम्परेचर कम करता है क्या, तो लालीना कारण होता क्या है, उसका प्रकोप क्या होता है। पहले लालीना घटना क्या होता है, जो यहाँ पे ठंडी जो जल जो इस टाइम केवल इस जगह पे था, वो ठंडा स्थान कहाँ पे खिसक कर यहाँ तक आ जाता है, मतलब कि ये पूरा स्थान ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से गर्म पानी पूरा यहाँ पे जाता है, और जो केवल इस टाइम पे पहले जो अल नीनो टाइम पे जो केवल यहाँ तक गर्मी रहती थी, अब वो क्या दक्षिणी में एशिया, ये इंडोनेशिया वगैरह तक यहाँ तक फैल जाती है। जिसकी वजह से होता क्या है, इधर बारिश ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे जो ठंडक थी पहले की तरह वो और अधिक क्षेत्र को कवर कर लेती है। इस वक्त ध्यान रखना। तो इससे होता ये होता लालीना। तो लालीना की वजह से होता क्या है, जो अफ्रीका का हॉर्न है, सोमालिया जैसा देश है वहाँ पे, और मध्य एशिया में क्या होता है औसत से कम वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब इस पूरे इलाके में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, हवाएं ऊपर उठेंगी। तो इस खाली सतह को भरने के लिए इस साइड से हवाएं इधर आएंगी। तो जो हवाएं आपकी उस साइड अफ्रीका में और भारत में जो वर्षा करती हैं, वो वर्षा करने के लिए कहाँ आ जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया तट पे आ जाएंगी। इसलिए क्या होता है, लालिना की वजह से हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है। पूर्वी अफ्रीका को सामान्य स्थितियों से अधिक सूखे का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इस समय रेगिस्तान टिड्डियों के हमले के कारण खास सुरक्षा की स्थिति भी भयावह हो जाती है। लालीना के आने से दक्षिणी अफ्रीका में सामान्य से अधिक वर्षा भी हो सकती है। इससे दक्षिणी पश्चिमी जो हिंद महासागर है उसकी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में कमी होती है। इससे इस क्षेत्र का जो मौसम है व्यापक रूप से प्रभावित होता है। इसके आने से दक्षिणी पूर्वी एशिया, कुछ प्रशांत महासागरीय द्वीपों और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा होने की उम्मीद होती है। ये क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ये इलाके में बारिश अधिक होती है। लालीना के आने से भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, जिससे देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की प्रवणता बढ़ जाती है। कुछ भागों में देश की क्या हो जाता है, बाढ़ भी आने की स्थिति बन जाती है। बात करेंगे सामान्य अध्ययन 2 से लिंक टॉपिक के बारे में, और ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। उसने क्या किया है, पाकिस्तान को लगातार ग्रे लिस्ट में बनाया हुआ है, क्योंकि हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं, इनके खिलाफ अभी कार्रवाई पाकिस्तान पूर्ण रूप से कर नहीं रहा है। तो ये है हाफिज सईद और मसूद अजहर, जिनको भारत ने क्या किया है, आतंकवादी घोषित किया है। ये मास्टरमाइंड है कहीं पर आतंकवादी हमला करने, और इसके अलावा जो मुंबई में अटैक हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार है। तो इससे होगा क्या, पेरिस में जो स्थित है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको द्वारा पाकिस्तान के लिए अपनी कार्य योजना में आतंकवाद के वित्त पोषण की जांच करने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी समूहों और उनके सहयोगियों के नेताओं और कमांडरों के खिलाफ मुकदमा चलाने को शामिल करने, साथ ही साथ बाकायदा की जा रही कार्रवाई को दिखाने को कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं ग्रे लिस्ट से बाहर, तो आपने जितने आतंकवादी हैं उनके वित्त पोषण को कम करने में क्या किया है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया, उसमें क्या प्रोसीजर अपनाए हैं, साथ ही साथ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, इनको आप क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है, नहीं तो आप ग्रे लिस्ट में बने रहेंगे। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो वित्तीय कार्रवाई जो कार्यदल है उसको, उसके द्वारा जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, और उस समय से लगातार क्या है, पाकिस्तान इसी लिस्ट में शामिल हो, और भारत और पाकिस्तान चाहता है वो इससे बाहर निकले, और वो बचे वो भी देश चाहते हैं आप बाहर निकलिए, बल्कि बस क्या है, आतंकवाद का वित्त पोषण ना कीजिए और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो हमें बताइए। पाकिस्तान ने वर्ष 2018 में 27 एक्शन पॉइंट लागू करके एक समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिससे अभी तक ये 26 एक्शन पॉइंट लागू कर चुका है। लेकिन अभी देखते हैं इसमें क्या बात है, क्योंकि इसको शामिल किया गया है तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी पूरे से कार्रवाई नहीं की है। अगर हम बात करें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के बारे में, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन 1989 में G7 जो देश हैं उनको पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। ये एक अंतर सरकारी निकाय, ध्यान रखना, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इनको बनाया था। यह एक नीति निर्माणक निकाय है जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विधायी या नियामक सुधार करने के लिए आवश्यक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, उसमें कौन कौन सी इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसकी उत्पत्ति करने के लिए कार्य करती है। इसका सचिवालय भी पेरिस में है, और ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD मुख्यालय में ये स्थित है। और इसकी बात की जाए तो शुरुआत में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स था, वो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने संबंधी उपायों की जांच करने तथा इसके विकास के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन अक्टूबर 2001 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा
आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने संबंधी प्रयासों को भी शामिल करने का आदेश किया गया था, उसका विस्तार किया गया था। ध्यान रखना, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के निपटने के लिए अपनी कार्रवाई करता है। अप्रैल 2012 में इसके द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रयास हेतु वित्त पोषण पर रोकने के लिए भी इसमें सम्मिलित किया गया था। उसमें 3 चीज़ शामिल होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा आतंकवादी वित्त पोषण की घटनाएं और सामूहिक विनाश के हथियारों द्वारा। तो आपने अभी देखा कि उसने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को जारी कर दिया है, तो ये अपने द्वारा 2 लिस्ट जारी करता है, एक होती है ब्लैक लिस्ट और दूसरी होती है ग्रे लिस्ट। तो अगर ब्लैक लिस्ट की बात की जाए, ये आतंकवादी वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जितनी गतिविधियां होती हैं, उनका समर्थन करने वाले तथा इन गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी जितने वैश्विक प्रावधान हैं, उनके सहयोग नहीं करने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। ध्यान रखना, जो समर्थन करते हैं आतंकवादी गतिविधियों का और वित्त पोषण करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको उनको रखा जाता है ब्लैक लिस्ट के अंदर। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से ब्लैक लिस्ट में लगातार मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें नई नई एंट्री करी जाती है, इस बार उनको नई एंट्री को जो एंट्री है उनको हटाया जाता है। अगर हम बात करें ग्रे लिस्ट, तो ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है, भले वो प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण नहीं कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद का, लेकिन ऐसा उम्मीद की जाती है उनके यहाँ पर ये गतिविधियां सुरक्षित मानी जाती है, वहाँ पे ये गतिविधियां होती हैं, जिससे क्या होता है, इनको ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है कि ऐसे देशों में ये गतिविधियां होना सबसे सुरक्षित है। जब अगर कोई देश, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, तो अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उससे क्या क्या स्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनको IM, विश्व बैंक और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा उनको आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, उस पर प्रतिबंध लग जाता है। साथ ही साथ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब कि IIMF सॉरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय जो है मॉनेटरी फंड है, विश्व बैंक है, ADB है, और देशों से जो ऋण प्राप्त है उसको इन्हें ऋण प्राप्त करने में समस्या आती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी होती है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से इनको क्या बहिष्कार किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहता है और वो भी चाहते हैं आप दिल्ली से एक्शन करिए उनके खिलाफ और बाहर आइए। बात करेंगे उड़ान योजना के बारे में, क्योंकि 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस मनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो अगर हम बात करें टॉपिक किससे लिंक है, तो ये यूपीएससी के सामान्य दिन पेपर 3 के टॉपिक जो होते हैं, बुनियादी ढांचा, जैसे ऊर्जा, परिवहन, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आज से संबंधित, ध्यान रखना इसमें जो परिवहन है उसके अंदर इसको शामिल किया जाएगा। तो उड़ान योजना के बारे में अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म है, कई बार आता है उड़ान योजना की फुल फॉर्म बताइए, उसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो देश के भारत देश के अंदर जो दूरस्थ इलाके हैं और या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्षेत्रीय संपर्क कम है, उन क्षेत्रों में क्या है, न केवल उन क्षेत्रीय जो दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर संपर्क को बढ़ावा दिया जाता है, बल्कि हवाई जो यात्रा होती है उसको सस्ते दरों पर आपको उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे कॉमन मैन भी क्या करे, कॉमन आम नागरिक भी अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी हवाई यात्रा है उसका फायदा ले सके। और बात की जाए कि अगर उड़ान योजना को कब शुरू किया गया है, तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का एक प्रमुख घटक है, इसको जून 2016 में लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, कई बार आएगा कि उड़ान योजना कब किस वर्ष चालू की गई थी, तो ये की गई थी 2016 में। इस योजना के तहत उड़ान की फ्लाइट्स में लगभग जो आधी सीटें होती हैं उनको काफ़ी रियायती दर पे किराए पर दी जाती हैं, और भाग लेने वाले जितने भी कैरियर्स यानी जो आपके जो हेलीकॉप्टर या प्लेन है, उनको एक जो अंतर आ जाता है, सपोज कि ये अगर वहाँ पे टिकट 100 रुपए की है, केंद्र सरकार उसको 50 रुपये उपलब्ध कराती है, तो 50 रुपये की जो उनको कमी रह जाती है, जिसे बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, उसको क्या होता है, केंद्र सरकार और जिस संबंधित राज्यों में उड़ रही है उसके मध्य इसको साझा करके वो उनको दे दिया जाता है। जो एयरलाइंस वगैरह जैसे एयर इंडिया वगैरह है जो उड़ाते हैं, तो उन्हें घाटा नहीं होता है। इससे क्या होता है, केंद्र सरकार सब अपना रुपया राज्य सरकार दे देती है उनको, एयरलाइंस को, तो वो क्या करते हैं, उनका भी वित्त पोषण हो जाता है और आम नागरिक भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से पोषित किया जाएगा। ये योजना 10 साल तक जारी रहेगी और बाद में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना, अभी 2026 तक ये है। तो इसी में एक नई योजना शुरू की गई है, उड़ान 4.0। तो उड़ान जो 4.0 है उसको दिसंबर 2019 में चालू किया गया, और ये क्या करता है, जो पूर्वोत्तरी क्षेत्र हैं, जो पूर्व के देश राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, और इसके अलावा जो पहाड़ी राज्य हैं और जो आइलैंड हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान करके चालू किया गया है। इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने की बात की गई है। अगर बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पहले ही विकसित किए गए हवाई अड्डों को इस योजना के तहत जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसके लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। उड़ान 4.0 के तहत हेलीकॉप्टर और सी प्लेन के संचालन को भी शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, उम्मीदों की उड़ान अर्थात उड़ान 4.0 जो फेज 1 चालू किया गया है उसमें कौन कौन सी फ्लाइट चालू की गई हैं, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल किया गया है, जिसके अंदर अगरतला से शिलोंग, शिलोंग से इम्फाल, इम्फाल से शिलोंग, शिलोंग से अगरतला, इम्फाल से शिलोंग, ऐसे ये फ्लाइट चालू की गई हैं। इन 3 जगहों पे उड़ान
वो क्या है, ना केवल उत्तर पूर्वी राज्यों को बल्कि पहाड़ी राज्यों को और आइलैंड को शामिल करेगा, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को। तो इसमें फेज 1 है वो शिलांग, अगरतला और इम्फाल के बीच में ये चीज़ें की जा रही हैं, आप ध्यान रखना। ये तीनों राजधानियाँ हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी करने की बात कही जा रही है। बात करेंगे भारत का जीवाश्म ईंधन उत्पादन और पेरिस समझौते के लक्ष्य से अधिक है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपने पेरिस समझौते में कुछ देशों ने बात बोली थी कि हम आपको इतने इस स्तर पे आप अपना क्या करेंगे, जीवाश्म उत्पादन कम करेंगे, तो भारत से 15 देश ऐसे हैं वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम उसने जारी की है। अगर आपसे टॉपिक आएगा पर्यावरण के संरक्षण, उसके प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए टॉपिक आएंगे, उसमें इसको कवर किया जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्शन गैप जो रिपोर्ट निकाली, ध्यान रखना प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस रिपोर्ट में कहा गया है सरकारों द्वारा जो तापमान बढ़ोतरी की जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जो जरूरी मात्रा की तुलना में संयुक्त रूप से वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधनों का 110% से अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। इससे क्या होगा, तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तक सीमित रखने की जो जरूरी मात्रा है उसके लक्ष्य के लिए ये कि 45% अधिक होने की संभावना है। लक्ष्य से ये 45% आगे चले जाएंगे, मतलब कि ये इसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2040 तक इस उत्पादन में क्रमशः 190% और 89% तक अतिरिक्त बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में अगर जब इनका एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया, तो उसके अनुसार ये भी देखा गया कि वर्ष 2020 के दौरान 15 देश विश्व के कुल जीवाश्म ईंधन उत्पादन का 75% के लिए जिम्मेदार हैं। तो ध्यान रखना केवल 15 देश ही 75% उत्पादन करते हैं जीवाश्म ईंधनों का। जो देश है वो कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मैक्सिको, नॉर्वे, रसिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल। ध्यान रखना लगभग जितने 14 देश हैं सब इसमें शामिल हो चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा है, तो लगता क्या है कि इसमें जो आप नीली लाइन देख रहे हैं कि आपको इतना उत्सर्जन करना था 2040 तक, जो रेड लाइन देख रहे हैं कमी 2020 के बाद में, ये जिस साल बढ़ रही है वो इतना कर देगी, यानी कि इतना जो अंतर है जो यहाँ तक यहाँ होना चाहिए था नीचे तक, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच जाएगा 2040 तक। इसी को बोला गया है द प्रोडक्शन गैप। तो अब इसको क्या करना है कि इसको क्यों जरूरी है कि आप उसको लक्ष्य को निर्धारित करें और अपना उत्सर्जन कम करें, क्योंकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संपूर्ण विश्व को ग्लोबल वार्मिंग को केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर सीमित करना है तो वैश्विक कोयला, तेल और गैस उत्पादन जो कि क्या है जीवाश्म चीजों से उत्पन्न होते हैं उनकी खपत को तत्काल कटौती शुरू कर देनी चाहिए। अगर भारत की योजनाएं देखा जाए उसमें लक्ष्य क्या है, तो भारत 15 देशों में जीवाश्म ईंधन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक, ध्यान रखना विश्व में सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन के जो होता है जो इमर्सन करते हैं गैसों का, वो 7वें सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की जो उत्सर्जन गहनता है उसको 33% से 35% तक कटौती करने का वादा किया था। आप ये मानिए अगर भारत ग्रीन हाउस गैसों का या जीवाश्म ईंधनों का 100 यूनिट यूज कर रहा था 2005 में, तो वो चाहता है कि वो 2030 तक 65 यूनिट पे आ जाए और लगभग 30 से 35% यूनिट की कटौती कर ले। लेकिन भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा कोयले के उत्पादन पर आत्मनिर्भर का संकल्प लिया गया है और कोयला निष्कर्षण के लिए 500 अरब रुपए के बुनियादी ढांचे में निवेश की योजना बनाई गई। जब आप इसमें निवेश करेंगे तो सीधी बात है जीवाश्म ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं तो इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। तो भारत में चुनौतियों की अगर बात की जाए तो भारत में जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को कम करने या नवीकरणीय ऊर्जा के उचित परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए अभी कोई जो केंद्र सरकार के स्तर पर कोई अभी गहरी नीति नहीं बनाई गई है। और जीवाश्म ईंधन के उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से जो होने वाला जो वायु प्रदूषण होगा उसकी वैश्विक लागत काफी अधिक है, जो कि वर्तमान में 2.9 ट्रिलियन डॉलर यानी कि प्रति वर्ष लगभग अगर बात की जाए तो एक साल में 2.9 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है, या फिर यूं बात करें कि 8 बिलियन डॉलर यानी कि 8 करोड़ प्रतिदिन की ये बात की जा रही है। यह लागत पूरे विश्व की जो जीडीपी है उसका 3.3% होगा। अगर आप उसमें जीवाश्म ईंधन कटौती नहीं करेंगे तो आपको इतने धन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, साथ ही साथ वायु प्रदूषित होगी जिसका कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से भारत को लगभग 150 बिलियन डॉलर का लागत वहन आएगा, इतने खर्चा भारत का आएगा, मतलब इसकी भरपाई भारत को करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे इसका रुपया कहीं देना होता है, देना नहीं होता है, वायु प्रदूषण जो हानियां होंगी उसका ये आकलन किया जाता है। तो भारत को कितना करना पड़ेगा, 150 बिलियन। अगर इससे आगे कौन सी चुनौतियां आएंगी, अब तक मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक तापमान जो पूर्व औद्योगिक स्तर था यानी 1950 से 1900 के लगभग अगर बात की जाए तो वो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। तो वर्तमान में अगर देशों के उत्सर्जन लक्ष्यों की बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को 5 डिग्री तक सीमित करने के अनुरूप अभी तक हम टारगेट पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो भारत को इसके लिए क्या करना चाहिए, भारत क्या बल्कि सारे देशों को क्या करना चाहिए
जीवाश्म ईंधन की देश की खोजों पर अपनी रोक कर देनी चाहिए, उसको कम किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन लेवल है उसकी उत्पादकता यानी प्रोडक्शन लेवल प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर आप कोई चीज़ 100% अगर आप 100 घंटे मेहनत करें तो उसको अगर 80 घंटे तक मेहनत आए तो उसको वो बढ़ाएं। साथ ही साथ सामरिक भंडार में वृद्धि की जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में पेट्रोलियम कंपनियों का पुनर्गठन करें, उनका पुनर्निर्माण करें। सीमित सोच से बचना चाहिए और हमें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीज़ों पर। ठीक है, बात करेंगे जियोरिसा मसमइनसिस के बारे में, तो ध्यान रखना मसमई गुफाएं, उनके अंदर जियोरिसा मसमइन्स नामक एक सूक्ष्म घोंघे प्रजाति को खोज की गई है। और ये गुफाएं कहाँ हैं? मेघालय के चूना पत्थर गुफाएं हैं, जो इस तरह दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर घोंघे की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम क्या है? जियोरिसा मसमइन्स। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे? मेघालय के अंदर। इस नई प्रजाति के समान जीन्स के लिए एक अन्य सदस्य जियोरिसा सरिता को वर्ष 1851 में चेरापूंजी के समीप मुसमाई घाटी में देखा गया था। ये मुसमाई गुफा की बात है। तो जियोरिसा जो जीनस है, इसके सदस्यों का वितरण व्यापक रूप से अफ्रीका, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि वे चूना पत्थर की गुफाओं या फिर यूं कहें चूना पत्थर के विघटन से बनने वाली जो काष्ठ स्थलाकृतियां हैं, परिदृश्य हैं, उस सूक्ष्म जीव आवासों तक ही सीमित रहती हैं। बात करें मांसमई गुफा के बारे में, तो ये मेघालय के पूर्व में जो गारो खासी जो हिल्स रेंज थी, उनमें से जो खासी पहाड़ियां हैं, उसमें चेरापूंजी जिले जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है पूरे विश्व में, उसके सौरा में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मांसमई के छोटे गांव में स्थित है। खासी भाषा में मांसमई शब्द का अर्थ होता है ओथ स्टोन, अर्थात शपथ लेने वाले पत्थर। खासी लोग गुफा के लिए स्थानीय शब्द क्रेम का इस्तेमाल करते हैं। तो मांसमई गुफा की अगर बात करें, ये समुद्र तल से 1195 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पूर्वी खासी पहाड़ियों से निकलने वाली यहाँ पे किन्सी नदी की धाराओं से परोक्ष रूप से प्रभावित होती है, ध्यान रखना। तो खासी जयंतियां से एक भी क्वेश्चन आ जाएगा, खासी जयंती से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? वो है किन्सी नदी। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके के यहाँ पे घोंघे मिले हैं जो 1 मिलीमीटर आकार के हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सखारो पुरस्कार के बारे में, तो सखारो पुरस्कार यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है और ये अभी हाल ही में जो विपक्ष के नेता रसिया के अंदर कैद हैं, एलेक्सी नवलेनी को ये चीज दी गई है। तो विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारो पुरस्कार को आमतौर पर जिसे सखारो पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, इसको यूरोपीय संसद द्वारा दिए जाने वाले मानवाधिकार शीर्ष पुरस्कार है। ये पुरस्कार मानवाधिकारों की रक्षा करने और विचारों की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तियों को, जो लोग अपना जीवन लगा देते हैं विचारों की स्वतंत्रता करने के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनको सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है। तो यूरोपीय संसद द्वारा पुरस्कार की स्थापना दिसंबर 1988 में की गई थी और रूसी वैज्ञानिक और विद्रोही आंद्री सखारोव के नाम पर इसका ये नामकरण किया गया था, सखारोव पुरस्कार। तो ये है एलेक्सन नवालेनी, इनको रशियन एक्टिविस्ट हैं ये और पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, इनको वहाँ पे राजनीतिक रूप से बंद किया गया है 2021 में। लॉरेट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्री सखारोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट यानी विचारों की स्वतंत्रता के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये रशिया के हैं। बात करेंगे बोवाइन मेस्टाइटिस के बारे में, तो ध्यान रखना बोवाइन मेस्टाइटिस अगर आप नहीं समझते हैं तो थनैला रोग जिसको बोलते हैं, अगर आपने कभी गांव में रहे हैं या जानवरों से आपने जुड़ा रहा है तो आपने देखा होगा दुधारू जो पशु होते हैं उनका क्या होते हैं, जो स्तन होते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं, जिनको बोला जाता है थनैला रोग। उनमें थनैला लग जाता है तो पानी भर जाता है उनके यहाँ पे, इनके जहाँ पे ये दूध होता है, इसको बोला जाता है गांव की भाषा में एन। तो एन के अंदर क्या हो जाता है, उसमें पानी भरता है जिससे उनके स्तनों का आकार काफी बड़ा हो जाता है। इसको हिंदी में थनैला रोग और वैसे बोबाइन मेस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये क्या एक सामान्य संक्रामक रोग है। इससे क्या होता है, न केवल जानवर की दूध की गुणवत्ता में गिरावट आती है, बल्कि क्या होता है, जो इनके दूध को बेचने से जो अर्थव्यवस्था जो उनको रुपया मिलता है लोगों को, उसमें भी कमी आती है। ये एक खतरनाक क्या है, स्तन ग्रंथि संक्रमण होता है जो कि दुनिया भर में दुधारू मवेशियों में आम बात है। मेस्टाइटिस का कारण क्या होता है, वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगस और बैक्टीरिया आदि रीजन होते हैं। तो थनैला बीमारी होती है वो पशुओं में कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु, फफूंद या ईस्ट, साथ ही साथ मोल्ड के संक्रमण से होता है। इसके अलावा अगर कभी चोट लग जाए या मौसम प्रतिकूल होता है उसके कारण भी थनैला रोग हो जाता है। अगर कहीं आपको गलती से स्तन में चोट लग गई, उसमें पक गया वो, और बाद में हो सकता है वो थनैला रोग में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका जो थनैला रोग है यानी बोवाइन मेस्टिटिस है, तो इसको क्या रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है, इसका देखा जाए ये मोस्ट कॉस्टली डिसीज है, जिससे क्या होता है जो डेयरी क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर बात की जाए केवल अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका में लगभग क्या होता है कि लगभग $200 एक साल में एक जानवर के ऊपर क्या किया जाता है, ये खर्चा आ जाता है थनैला रोग की वजह से अमेरिका के अंदर। और केवल अमेरिका में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्चा आता है इसके इलाज के लिए। जिससे क्या होता है, न केवल इकोनॉमिक जो रुपया होता है उसमें कमी आती है, बल्कि जो आपका जो इलाज चलता है उसमें खर्चा होता है और कई बार क्या हो जाता है वहाँ पर
जानवर मर भी जाता है। तो इसी के साथ आज के जितने भी करंट अफेयर थे और उनका एनालिसिस था कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें चाहते हैं, कोई दिक्कत है, कोई चेंजमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस हमें लिखिए, आपको उसमें पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। इसी तरह के और भी टॉपिक्स को जानने के लिए और अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा लेने के लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।